हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर और उसमें चल रहा था हमारा रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट। ठीक है, रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट में हमने पढ़ा कि आरएलसी सर्किट जो है वो दो प्रकार के होंगे बच्चे। एक को हमने बोला सीरीज आरएलसी सर्किट और एक को हमने बोला पैरेलल आरएलसी सर्किट। हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट पहले ही फिनिश हो चुका है। पैरेलल आरएलसी सर्किट हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया। ठीक है, और पैरेलल आरएलसी सर्किट में जो हमें इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट सामने आए बच्चे, वो कुछ इस तरीके से थे, है ना, कि इसमें एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा ओमेगा नॉट, वो कितना होगा बेटा, स्क्वायर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था बेटा, हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था। आ रही बात समझ में। फिर Z इक्वल टू क्या आया था, Z इक्वल टू क्या आया था बेटा हमारे पास, 1/Z आया था, 1/Z आया था R अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आया था बेटा, है ना। इसको अपन क्या बोलते थे, एडमिटेंस बोला करते थे, है ना। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो Z इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये हमारा क्या था, Z था। ओके, और एट ओमेगा नॉट, ठीक है, एट ओमेगा नॉट जब आप ओमेगा नॉट की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो आपको कितना आता था Z बेटा, Z आता था आई थिंक, क्या आता था बेटा Z की वैल्यू, आई थिंक Z की वैल्यू आती थी L बाय आर सी। क्या आता था बच्चे, L बाय आर सी। ये कब था बेटा, एट रेजोनेंस। ठीक है, एट रेजोनेंस। अदरवाइज क्या होगा बेटा, अपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, किसी अदर फ्रीक्वेंसी पर ये यूज होगा, है ना। Z बराबर आया था L बाय आर सी। और हमने पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर, है ना, क्वालिटी फैक्टर हमारा आया था इसमें कितना, आई थिंक ओमेगा एल बाय आर। क्या आया था बेटा, ओमेगा एल बाय आर। आ रही बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग बच्चे, कि हम इसको और किस नाम से जानते हैं, इस सर्किट को हम लोग जानते हैं रिजेक्टर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों रिजेक्टर सर्किट, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा बेटा, पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस जब होता था तो Z क्या हो जाता था, मैक्सिमम, है ना, और करंट क्या हो जाता था, मिनिमम। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला, है ना, अगर हम इसका ड्रॉ करें Z का वेरिएशन तो Z क्या हो जाता था बेटा, इस तरीके से, है ना, मैक्सिमम हो जाता था ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप करंट के लिए ड्रॉ करोगे तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से हो जाएगा। आपको यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा, कब, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल के लिए आपको करंट क्या हो जा रहा है, मिनिमम हो जा रहा है, पावर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो चीज आपको सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, मतलब वो रिजेक्ट हो गया, वो वाला करंट क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट हो गया, वो वाला सिग्नल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये था बेटा पैरेलल सर्किट के बारे में, है ना, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में था। ओके, आज हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि इनको कहाँ यूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चे, पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 7.32। 7.32 व्हाट इट इज सेइंग, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 250 पिकोफैराड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ चोक कॉइल हैविंग इंडक्टेंस दिस मच एंड रेजिस्टेंस दिस मच। ठीक है, ध्यान से समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर लिया और इसको पैरेलली जोड़ दिया, किससे, एक चोक कॉइल से। चोक कॉइल क्या होता है बेटा, चोक कॉइल दो तरह से हो सकते हैं। एक को बोल सकते हैं अपन क्या, एक को अपन बोल सकते हैं बेटा क्या बोलते हैं, आइडियल चोक कॉइल, आइडियल इंडक्टर।
अगर आइडियल इंडक्टर होगा तो अपन उसके रेजिस्टेंस को क्या करके चलते हैं, निग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेजिस्टेंस होगा ही होगा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होना ही होना है, ठीक है। तो चोक कॉइल है तो उसके क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा। तो ये वाला जो चोक कॉइल है, दिस होल टर्म इज चोक कॉइल। ये और ये कैपेसिटर, इसका रेजिस्टेंस R, इसका इंडक्टेंस L, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। आगे बोलता है बेटा कि चोक कॉइल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻² हेनरी। इसके इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻² हेनरी, ओके। एंड रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। रेजिस्टेंस इज 20 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 20 ओम। नाउ व्हाट, कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। इसका मुझे क्या चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है बच्चा। तो यानी F0 चाहिए बेटा, ओके। एंड सेकंड क्या चाहिए अपने को, द सर्किट इंपेडेंस एट रेजोनेंस, पार्ट बी चाहिए मेरे को, सर्किट इंपेडेंस Z चाहिए, है ना, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर Z चाहिए, ओके। दिस टू थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ व्हाट, आपको पता है बेटा कि पैरेलल सर्किट हो गया ये, है ना, ये और ये क्या हो गया बेटा, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल रेजोनेंस जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था उसका ये प्रॉब्लम है। तो हमने सीखा था कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है रेजोनेंट वाला, उसकी फॉर्मूला क्या होती है बेटा, √1/LC माइनस R²/L², ठीक है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें रख करके चीजों को सिंप्लीफाई कर देना है। 1/L कितना है बच्चे, 1.6 इंटू 10⁻², और C कितना है, C की वैल्यू मैंने लेना भूल गया, C की वैल्यू है बच्चे 250 पिकोफैराड। व्हाट इज 250 पिकोफैराड, तो इसकी वैल्यू हो गई 250 पिको, मतलब हो गया बेटा 10⁻12, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया, माइनस R², R कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन L², 1.6 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, दिस इज ओमेगा नॉट। नाउ व्हाट, लेट्स सिंप्लीफाई इट। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया तुम्हारा, इसको और इसको मैंने कैंसिल कर दिया बेटा, क्या बचा देखो, 16 इंटू 25, ठीक है बेटा। 25 इंटू 16 करो, आपको कितना मिल जाएगा, 25 चौके 100, 400 हो जाएगा क्या बेटा, 400 हो जाएगा ये। 25 इंटू 16 करोगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू क्या बचा बेटा, 10⁻² और 10⁻²। इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 10⁻² और 10⁻² था, तो ये 10⁻² और ये 2 जीरो क्या हो गया बेटा, कैंसिल, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻²। आ रही बात आपको समझ में, क्लियर है बच्चे। माइनस ये क्या हो गया बेटा, 20/1.6 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 1/4 एंड 10⁻12, ठीक है। माइनस इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं बेटा, इसको ले जा सकता हूं ऊपर, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। इसको ले जाऊंगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 1 more 0, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो इसको कर सकता हूं 4 और इसको कर सकता हूं 5, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5/4, ठीक है बच्चे। 5 इंटू 10⁻³ आ रही बात समझ में, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 20 इंटू, हाँ सही करा मैंने, 10⁻³ ओके। तो भाई ये हो गया 5/4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जा रहा है, 10⁻12/4 माइनस ये हो जाएगा बेटा 25 10⁻6/16, 25 इंटू 10⁻6/16। तो आप देखोगे बेटा कि अप्रोक्सीमेटली जो है इसके सामने ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है ना बेटा। ये कहा 10⁻12 है और ये क्या है 10⁻6 है, तो इससे ये क्या है काफी ज्यादा बड़ा है ना बेटा।
इससे ये काफी ज्यादा बड़ा है। अगर मैं ऐसा मान के चलूं, है ना, अप्रोक्स में, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप काफी कठिन आएगा, तो हम इसको इग्नोर करके अगर चलें तो ये क्या बचेगा बेटा, इफ वी इग्नोर दिस तो आएगा अप्रोक्स में 10⁻12 का क्या हो जाएगा बेटा 10�6, और इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, तो ये हुआ बेटा 10/2 को 5 इंटू 10⁵, इस तरीके से अपना क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, ओमेगा नॉट की वैल्यू इतनी हो गई। लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई f इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा नॉट, सो f इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई 2 पाई, दैट इज ओमेगा नॉट आपके पास कितना है 5 इंटू 10⁵ अपॉन 2 पाई यानी 3.14, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6 नहीं 2 तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं ना मैं, हाँ 5 अपॉन 6.28, ठीक है, 5 अपॉन 6.28 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा बेटा 5। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 50 अपॉन 6.28 इंटू 10⁻⁴। तो ये देखो 6 7 42 6 48 है ना, ऑलमोस्ट 8 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे, ऑलमोस्ट 8 के आसपास आ रहा है। तो 8 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज ऐसा आना चाहिए। देखो क्या दिया हुआ है आपको, क्या मिल रहा है आपको 7.96 इंटू 10⁻⁴, है ना, बुक में क्या आंसर है आपका 7.96 इंटू 10⁻⁴, विच इज वेरी क्लोज टू 8 इंटू 10⁻⁴। सो करेक्ट आंसर इज करेक्ट 8 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसा सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। ओके बच्चे, क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया बेटा, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड z। ठीक है बच्चे, z भी कब चाहिए बेटा, रेजोनेंस के कंडीशन पे चाहिए। तो हमको पता है कि रेजोनेंस के कंडीशन पर z का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बच्चे, z का फॉर्मूला क्या होता था, L/RC आया था क्या बेटा, z का फॉर्मूला क्या आया था, एट रेजोनेंस z इक्वल्स टू L/RC आया था। ठीक है, तो L देखो कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻², R कितना है बेटा 20, और C कितना है, C इज वेर इज C 250 पिकोफेराड 10⁻⁻12, गॉट दिस। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा अपना -2 से ये -10 रह जाएगा। ठीक है, और 1 और 2 और ये 3, तो क्या बच जाएगा बेटा 7। तो क्या बचा देखो 16 अपॉन 25 टू 50 इंटू 10⁻⁻7, ये भी जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा -6, तो 16/5 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। 5 से ये क्या कर दोगे बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁶। तो z की वैल्यू देखो कितना आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁶ ओम। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, 3.2 इंटू 10⁻⁶, उसका क्या आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁶, हमारा भी आया, तो आंसर इज करेक्ट। ओके बच्चे, सो सिंपल फॉर्मूला वी हैव टू यूज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 7.33। एग्जाम्पल नंबर 7.33। 7.33 ओके, क्या बोल रहा है बच्चे, एक हमने एसी सोर्स लिया है और इसका इक्वेशन है v इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा t। ठीक है, और इसमें जो है सर्किट को R, L और C तीनों को पैरेलल में लगाया गया। तो मैंने बताया था बेटा, है ना, पैरेलल RLC सर्किट जो है वो 3 तरीके से हो सकते हैं। तो ये कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है। ठीक है, ये R ले लिया, ये L ले लिया और ये C ले लिया। आगे क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में कि फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट में जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा वो निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है बेटा
उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव वाला फॉर्मेट उसमें लाना पड़ेगा, मतलब टी के साथ रखना पड़ेगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ओके, उसमें से ये क्या है बेटा, उसका पिक वैल्यू है। ओके, ये क्या है बेटा, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। गॉट दिस? तो बेटा मान लो इसमें जो करंट जाता है उसको हमने क्या नाम दिया, आई आर नाम दिया। इसमें जो करंट गया उसको आई एल नाम दिया, और इसमें जो करंट जाएगा बेटा वो आई सी नाम दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये आई आर, आई एल और आई सी का हमको चाहिए इक्वेशन। ओके, आ रही बात समझ में? तो कैसे काम करेंगे इसमें, ध्यान से देखिए। अब भाई आपको शुरू से पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आती है, तो वोल्टेज सब में क्या होता है, सेम होता है। तो सेम वोल्टेज विल बी अक्रॉस दिस एंड अक्रॉस दिस, है ना। तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा, ये तो हमको समझ में आ गया। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक वोल्टेज का एक ही बनाएंगे, है ना। तो वोल्टेज का हमने क्या किया, एक ही बनाया, V, समझ गए। तो बेटा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होता है वो क्या होता है बेटा, सेम फेज में होता है। तो वी आर और आई जो है, आई आर क्या होगा बेटा, सेम फेज में होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये क्या होगा, सेम फेज में होगा। अब इस वोल्टेज से इसमें जो करंट जाएगा, यही सेम वोल्टेज इसमें भी होगा। आ रही बात समझ में? यही सेम वोल्टेज इसमें भी होगा, यानी यही वोल्टेज इसका भी होगा। बट इसमें करंट क्या करता था, करंट क्या करता था बेटा, बोलो बोलो, लैग करता था, है ना। इंडक्टर में करंट वोल्टेज को लैग करता था, मतलब इस वोल्टेज को, है ना, ये वाला करंट क्या करेगा, लैग करेगा। तो बेटा इसका करंट आ जाएगा किधर, इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आई एल। ओके बच्चे, सिमिलरली ये वाला करंट याद करो, कैपेसिटर में करंट क्या होता था बेटा, कैपेसिटर में करंट क्या करता था, वोल्टेज को लीड करता था। ठीक है, तो इसका आई सी किधर हो जाएगा बेटा, इधर। ठीक है, 90 डिग्री से क्या किया करता था, लीड किया करता था। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है। ये हो जाएगा हमारा आई आर। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा हमारा आई आर। ओके, सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ, है ना, दिस सर्किट। ओके, नाउ व्हाट, अब आई आर को क्या लिखोगे बेटा, तो आई आर का इक्वेशन लिखना है आपको। तो आई आर का इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो क्या होगा बेटा, आई आर का पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी। इसके साथ कुछ प्लस माइनस फाइव कुछ लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज, ये वाला जो करंट होता है वो इसके क्या होता है, फेज में होता है। पढ़ा है ना हमने, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज के क्या होता है बेटा, सेम फेज में होता है। तो इसका फेज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब सवाल उठता है कि आई आर नॉट कैसे निकालोगे भाई, तो आई आर नॉट कैसे निकलेगा, तो आई आर नॉट निकलेगा वी नॉट बाय आर। ठीक है, तो वी नॉट बाय आर करूंगा तो ये मिल जाएगा, देयरफॉर आई आर का इक्वेशन हो जाएगा बेटा वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली इसके अक्रॉस देखेंगे बच्चे, तो आई एल क्या हो जाएगा बेटा, आई एल का पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी, है ना। तो बेटा देखो, इसका फेज वोल्टेज से इसको क्या करना है, लैग करना है, 90 डिग्री लैग करना है, मतलब इससे क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस कर दोगे बेटा पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा आई एल नॉट। अंडरस्टूड? अब आई एल नॉट कैसे निकालोगे बेटा, तो वी नॉट अपॉन एक्सएल। ठीक है, वी नॉट अपॉन एक्सएल करेंगे तो आई एल नॉट आ जाएगा। आगे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका बेटा एल के क्रॉस। अब इसको देखो, इसको अगर आप बुक में देखोगे तो ये अलग तरीके से दिया रहेगा, तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। आप इसको क्या करो बेटा, आई एल को देख रहे हो आप, आई एल को वी नॉट बाय एक्सएल साइन। ठीक है, अगर मैं माइनस को बाहर ले लू बेटा, तो इसको क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो इसको बोल देता हूं मैं थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा, साइन माइनस थीटा। क्या हो गया ये, साइन माइनस थीटा। याद करो साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, माइनस वी नॉट बाय एक्सएल साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी।
ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो ये किस फॉर्मेट में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा। तो बताओ बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है भाई कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी। तो आई एल का जो एक्सप्रेशन होगा माइनस वी नॉट बाई एक्सएल कॉस ओमेगा टी। अगर मैं यहीं तक करके छोड़ूंगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइन के फॉर्मेट में है। यहां तक लाके छोड़ूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी करेक्ट। तो देखो एल का जो एल के अक्रॉस जो आपके इसमें बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस वी नॉट बाई एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी। तो वो क्यों आया आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, अंडरस्टूड दिस। नाउ अपने को देखना है कैपेसिटर के अक्रॉस। लेट्स सी अक्रॉस दी कैपेसिटर। ठीक है बच्चे, तो अक्रॉस दी कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तो हमको पता है भाई I इक्वल टू आई सी अक्रॉस निकालना है, तो आई सी के अक्रॉस पिक वैल्यू लेना पड़ेगा साइन ओमेगा टी। अब यहां से है ना कैपेसिटर में वोल्टेज को करंट क्या करता था बेटा, लीड करता था। तो ये है ना वोल्टेज है और उससे लीड करना मतलब प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में बेटा। तो ये देखो अच्छा आईसी का पिक कैसे निकालोगे भाई, तो वी नॉट बाय एक्सी करके। तो ये हो गया आपका आईसी नॉट एंड साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी। सो द आंसर इज वी नॉट बाय एक्सी कॉस ओमेगा टी। दिस इज आई सी। ओके, तो देखो बच्चा हमने सारे के अक्रॉस क्या कर लिया, करंट निकाल लिया, फेज वगैरह सब कुछ देख लिया। तो ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ टफ चीज नहीं है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स मैं इसलिए करा रहा हूं बच्चों क्योंकि ये पैरेलल सर्किट कई बच्चों को बहुत कठिन जाता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन दिखाना जरूरी है, इसको यूज कैसे करना है दिखाना जरूरी है। सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स, है ना, ताकि आप उधर के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7.34। एग्जाम्पल नंबर 7.34 क्या कह रहा है बच्चे कि एसी वोल्टेज सोर्स V ओमेगा इज अप्लाइड अक्रॉस अ पैरेलल LC सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, तो आपको एक सर्किट बनाया गया है, C है, L है और R है। ठीक है बच्चे, R, L एंड C। ओके, और इसको जोड़ा है एक AC सोर्स से V ओमेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि इसका आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का क्या है, V है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा है। ओके, नाउ व्हाट इट इज सेइंग, फाइंड इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट एंड फेज करंट। क्या निकालना है आपको, इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट एंड फेज करंट। दिस वी हैव टू फाइंड। दो टर्म अपने को निकालना है, पहला चीज Z एंड दूसरा चीज फेज करंट, सॉरी क्या निकालना है, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एंड फेज ऑफ करंट। फेज ऑफ करंट निकालना है, क्या निकालना है, फेज ऑफ करंट। कोई दिक्कत बच्चे, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, पैरेलल सर्किट है बच्चे, पैरेलल सर्किट है तो सब में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसमें जो करंट जाएगा उसको मान लो IR बोला, इसमें जो जाएगा वो IL जाएगा और इसमें जो जाएगा IC जाएगा। तो अभी अभी हमने सेम सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बनाया था। ठीक है बेटा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया। ठीक है बच्चे, और इसमें आ जाएगा क्या आपके, इसके फेज में क्या होता है बेटा, R होता है। ठीक है, इसके फेज में क्या होता है, R होता है, और इस वोल्टेज को इंडक्टर वाला क्या करेगा, लैग करेगा, तो IL इधर हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, IC हो जाएगा। गॉट दिस, IC हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आ रहा है। कोई दिक्कत है बच्चे, क्लियर से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बच्चे देखो कि IL और IC में, है ना, IL और IC में, ठीक है, IL और IC में अगर हम मान लें, क्या मान लें कि कोई एक बड़ा है, सपोज IC बड़ा है,
ठीक है, सपोज कि IC बड़ा है तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, इन दोनों का IC माइनस IL हो जाएगा बच्चे, और इधर क्या हो जाएगा IR। तो बताओ इस पूरे सर्किट का जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, है ना बच्चे, इस तरीके का आएगा। कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर। दिस इज व्हाट, नेट करंट। दिस इज व्हाट, नेट करंट। अच्छा, आपको पता है बेटा इसी में क्या होता है, V होता है, यानी सप्लाई वोल्टेज। इसी में क्या होता है बेटा, सप्लाई वोल्टेज होता है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, है ना, I इक्वल टू क्या आया, स्क्वायर रूट IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर, है ना, ऐसा हुआ। अब देखो बेटा I कैसे निकलेगा, सॉरी IR कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियसली IR कैसे निकलेगा, V अपॉन R करके। IL कैसे निकलेगा, V अपॉन XL करके। IC कैसे निकलेगा, V अपॉन XC करके। होगा कि नहीं बताओ, V अपॉन XC करके। वोल्टेज तो तीनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो वी विल यूज दिस, ओके। तो बेटा इसको आप ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर काम करते हैं अपन, ओके। तो बच्चे क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर इक्वल्स टू IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई I क्या हो जाएगा, है ना, I टोटल करंट है बेटा, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इंपेडेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, IC क्या हो जाएगा, V अपॉन XC माइनस IL क्या हो जाएगा, V अपॉन XL का स्क्वायर। व्हाट दिस, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आ गया। तो क्या कॉमन मिल जा रहा है अपने को, क्या कॉमन मिल जा रहा है, V स्क्वायर सब में कॉमन है ना, ये ऐसा गायब हो जाएगा। तो 1 अपॉन Z का 1 अपॉन Z का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL का स्क्वायर। तो देयरफॉर 1 अपॉन Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL का स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, Z मिल जाएगा, ओके। यहां से आपको Z मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1 अपॉन Z इक्वल्स टू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस XC को क्या लिखा जाता था बेटा, 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये 1 अपॉन ओमेगा C लिखोगे तो ओमेगा C ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा C हो जाएगा। माइनस XL को क्या लिखा जाता है, ओमेगा L। तो ये ओमेगा C माइनस ओमेगा L का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन Z। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, Z मिल जाएगा। आपके बुक में किस तरीके से दिया हुआ है Z की वैल्यू, तो Z की वैल्यू आपको इसी रूप में दिया हुआ है, ओके बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया आपका Z, यानी इंपेडेंस निकाल लिया। अब अगली चीज जो है आपको क्या करना है, फेज करंट निकालना है, सॉरी फेज ऑफ करंट निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स की कैसे करेंगे इसको भाई, अगेन आप बनाओ फेजर डायग्राम। फेज एंगल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, किसका हेल्प लेना पड़ेगा, फेजर डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलो फेज डायग्राम वापस से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम को, तो अभी अभी हमने देखा था इधर क्या था बेटा, IR था, इधर क्या था बेटा, IL था, और इधर क्या था, IC था, ठीक है बच्चे। तो इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, इधर लिया हमने IC माइनस IL और इधर लिया हमने IR, ठीक है बेटा। तो इनका जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो ये आएगा, ठीक है बेटा। और इसी में क्या होता है, वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज और ये वाला करंट, रेजिस्टेंस वाला करंट क्या होता है, सेम फेज में होता है, ओके। तो ये नेट करंट है बेटा और ये नेट वोल्टेज है। इनके बीच का जो फेज एंगल हो, इनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, इसके बीच का फेज डिफरेंस होगा, ठीक, वेरी गुड। तो ये क्या है बेटा, IC माइनस IL, तो ये भी क्या हो गया, IC माइनस IL। और ये चीज क्या है बेटा, IR। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। 10 phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, IC माइनस IL बाय IR, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, फाई निकाल सकते हो, दैट मीन्स की फेज एंगल निकाल सकते हो। इसको चाहो तो आप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है बच्चे। कैसे, IC को कैसे लिख सकते हो,
टेन फाइव इक्वल टू IC को V अपॉन XC माइनस IL को क्या लिख सकते हो बेटा, V अपॉन XL अपॉन IR को क्या लिख V अपॉन IR, इस तरीके से लिख सकते हो। तो देखो V सब जगह कॉमन है, तो 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL अपॉन 1 अपॉन R, तो ये हो गया बेटा R इंटू 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL, तो ये हो गया आपका 10 5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स दिस मच करोगे तो आपको निकल जाएगा। या फिर आप कर सकते हो R इंटू 1 अपॉन XC को क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा C माइनस 1 अपॉन XL को क्या लिख सकते हो, ओमेगा L। यहां से आपको फेज एंगल मिल जाएगा। गेटिंग मी? ठीक है बच्चे, तो ये हो गई कहानी एग्जाम्पल नंबर 7.34 की। ओके, चलो भाई now see example number 7.35 example number 7.35 क्या बोला जा रहा है बच्चे, find the current drawn from the source in each of the circuits given below। ठीक है, दो सर्किट है। पहला सर्किट आपको एक इंडक्टर गिवन है और आपके पास एक कैपेसिटर गिवन है। ठीक है बच्चे, और इसको दिया है हमने AC सप्लाई। जब ऐसा दिया तो इसमें नेट करंट गया I और L के क्रॉस गया IL इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर और कैपेसिटर के क्रॉस गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछता है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से कौन सा करंट ड्रॉ हो रहा है बेटा, ये, तो ये अपने को निकालना है। ठीक है बच्चे, ये अपने को निकालना है। तो अगेन सहारा लेंगे हम किसका सहारा लेंगे बेटा, फेजर डायग्राम का। तो आपको पता है बेटा, है ना, आर होता तो करंट इधर आता, आर है ही नहीं, तो इधर आपका क्या हो गया बेटा, सप्लाई वोल्टेज हो गया। सप्लाई वोल्टेज से, है ना, इंडक्टर का करंट क्या करता है, लैग करता है, तो इधर हो गया बेटा आपका IL विच इज 0.6 एम्पियर और इसको कैपेसिटर वाला करंट क्या करता है, लीड करता है, तो इधर हो जाएगा IC दैट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर। तो कितना हो गया बेटा, तो ये दोनों जो है करंट, ये दोनों है ना, और तो कोई है नहीं, यही दोनों करंट है बस। और ये दोनों क्या है बेटा, फेज अपोजिशन में है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो सीधा क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे। सो द रिजल्टेंट विल बी 0.6 माइनस 0.4 दैट इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, और वोल्टेज किधर है बेटा, इस तरफ है, वोल्टेज किधर है, इस तरफ है। तो क्या हो रहा है बेटा, नेट करंट कितना है, 0.2 एम्पियर। लीडिंग की लैगिंग, लैगिंग है ना, लैगिंग बाय π/2। ठीक है, लैगिंग बाय π/2। वोल्टेज को π/2 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 0.2 एम्पियर। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज सेइंग, सेकेंड पार्ट में एक अलग आपको डायग्राम गिवन है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। पार्ट बी, आपके पास इस बार कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है एंड रेजिस्टर भी है। ठीक है बच्चे, रेजिस्टर भी है, R, L और C तीनों चीजें। इस कैपेसिटर में जा रहा है 1 एम्पियर, इस इंडक्टर में जा रहा है 0.6 एम्पियर एंड इस रेजिस्टर में जा रहा है 0.3 एम्पियर। ठीक है, और इधर है हमारा AC सोर्स। अगेन अपने को क्या निकालना है बेटा, सोर्स से निकला करंट, बोले तो मान लो I, ये निकालना है। इस करंट को क्या बोल सकते हैं बेटा, IC, इसको IL और इसको क्या बोल सकते हैं, IR। तो बच्चे इस बार क्या हो जाएगा, इस बार जब मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, IR भी आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, इस बार क्या आ जाएगा, IR भी आ जाएगा। IR किधर होता है बेटा, वोल्टेज के फेज में होता है, तो हमने इधर बना लिया। तो अब देखो कहानी कैसी है, IC इज 1 एम्पियर, IL इज 0.6 एम्पियर,
एंड IR इज 0.3 एम्पियर। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। कौन बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, तो ये 0.4 एम्पियर आएगा इस तरफ, ठीक है। और इधर क्या है बेटा 0.3 एम्पियर, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा क्या, नेट करंट। सो I इज इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर विच विल कम टू बी 0.5 एम्पियर। सो सोर्स से जो करंट निकलेगा वो कितने का होगा बेटा, 0.5 एम्पियर का होगा। ओके बच्चे, कितने का होगा, 0.5 एम्पियर का होगा। तो जिसने बच्चे फेजर डायग्राम को सही से समझ लिया, फेजर डायग्राम के कंसेप्ट को सही से समझ लिया, तो वो चाहे सीरीज हो, पैरेलल हो, आरसी हो, आरएलसी हो, कुछ भी निकाल सकता है। अगर उसको आर, एल और सी का बिहेवियर पता है, सेपरेट प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, इसका आपको बिहेवियर पता होना चाहिए एसी सर्किट में, और फिर आपको फेजर डायग्राम बनाने आना चाहिए। तब फिर इसके कॉम्बिनेशन से बनने वाले किसी भी सर्किट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइदर वो आरएल सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, एलसी सर्किट हो, आरएलसी सर्किट हो, सीरीज आरएलसी हो या पैरेलल आरएलसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट दिस? ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है बच्चे, क्या कह रहा है अगला, एग्जाम्पल 7.36, एग्जाम्पल 7.36। ओके, व्हाट इट इज सेइंग कि आपके पास एन एलसी सर्किट है, ठीक है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, ठीक है बच्चे। एल की वैल्यू है 0.01 हेनरी, एल की वैल्यू है, और सी की वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। और इसको हमने जोड़ दिया एसी सोर्स से, ठीक है भाई, एसी सोर्स से जोड़ दिया। बोलता है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला एसी सोर्स डालते हैं इसमें, इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरीड फ्रॉम 1 किलोहर्ट्ज टू 2 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक है बेटा, 1 किलोहर्ट्ज टू 2 किलोहर्ट्ज तक है, ठीक है। 1 किलोहर्ट्ज से लेकर के 2 किलोहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। तो आपको क्या करना है, देन शो द कंसिक्वेंट वेरिएशन ऑफ इम्पिडेंस थ्रू अ स्केच, ठीक है। जेड का वेरिएशन चाहिए, किसके साथ बेटा, एफ के साथ, यानी जेड और एफ के बीच का ग्राफ चाहिए, ठीक है बेटा, जेड और एफ का बीच का ग्राफ चाहिए। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली समझ सकते हो, हमको पता ही है ये क्या है बेटा, पैरेलल एलसी सर्किट है। याद करो हमने पैरेलल एलसी सर्किट में सीखा है, क्या सीखा है बेटा, कि ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होता है बच्चे। तो चूंकि यहाँ पर आर है नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो ये होल टर्म विल बिकम जीरो। सो ओमेगा नॉट इज 1 अपॉन रूट एल सी हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आप यहाँ पर एल की वैल्यू पुट कर सकते हो, सी की वैल्यू पुट कर सकते हो, निकाल सकते हो, एक डेटा आएगा, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में, है ना, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में आपको क्या होता है, जेड क्या हो जाता है, वहां पर मैक्सिमम हो जाता है। सो जेड विल बिकम मैक्सिमम एट दिस ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। बाकी आपका वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है बच्चे? क्या किया इसने उल्टा क्यों बनाया? समथिंग मिस्टेकन। क्लियर है? तो इसमें Z क्या होता है बेटा, मैक्सिमम हो जाता है ना रेजोनेंस पर, रेजोनेंट के कंडीशन पर पैरेलल सर्किट में, पैरेलल एलसी सर्किट में क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो ये है क्या बोलते हैं, Z जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसने कुछ गड़बड़ किया है शायद। ओके बच्चे, तो ये हो गई कहानी इसकी। आगे बढ़ते हैं ना, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो और यहां पर चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। नाउ व्हाट, तो ये थी कहानी बेटा। इसके ऊपर कुछ हमने एग्जांपल्स लिए। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे पीछे के जो हमसे छूटे हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की तरफ है ना। इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा और जनरेटर बच जाएगा और मोटर बच जाएगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी के सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा है जनरेटर और मोटर, ठीक है। एसी जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, ये सारी चीजें आपको क्लास 10th में सिखाया गया है। तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लो। अगर आप रिवाइज कर लोगे तो हो सकता है आप बोलोगे कि सर ये नहीं भी पढ़ाओगे तो चलेगा, ठीक है। बट जो अगर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो नहीं पढ़े हैं तो वो बता सकते हैं मुझे, ठीक है, और मैं उसको करा दूंगा। बाकी ऑलमोस्ट हम लोग एंड की तरफ हैं। ओके बच्चे, तो आओ थोड़ा सा पीछे चलते हैं। याद करो हमने पढ़ा था बेटा एवरेज पावर, पावर इन एसी सर्किट, है ना, ये पढ़ा था। तो याद करो हमारे पास आया था P एवरेज इक्वल्स टू V RMS इंटू I RMS इंटू cos फाई, ठीक है बेटा। V RMS इंटू I RMS इंटू cos फाई, ये हमारा इक्वेशन आया था। क्लियर है बच्चे, ध्यान से सुनना। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, दो टर्म डिफाइन करते हैं बच्चे, ठीक है। ये जो V RMS इंटू I RMS है, ठीक है, इसको कहा जाता है बेटा एपेरेंट पावर। क्या कहा जाता है, एपेरेंट पावर, या फिर और वर्चुअल पावर कहा जाता है, वर्चुअल पावर। ओके बच्चे, और इस पूरे टर्म को यानी इस P को, पूरा टर्म यानी ये हो गया, इसको कहा जाता है बेटा रियल पावर। क्या कहा जाता है, रियल पावर और ट्रू पावर, ठीक है। ये दो टर्म आपको समझना है। क्लियर है बच्चे। V RMS और I RMS का जो प्रोडक्ट होता है उसको एपेरेंट पावर या फिर वर्चुअल पावर कहा जाता है, और V RMS I RMS इंटू cos फाई को क्या कहा जाता है, रियल पावर या ट्रू पावर कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है बच्चे। तो एपेरेंट पावर या फिर वर्चुअल पावर क्या हो गया बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ V RMS and I RMS in an alternating या AC circuit, in an AC circuit is known as apparent और वर्चुअल पावर, ठीक है। तो अगर आपसे वर्चुअल पावर या एपेरेंट पावर निकालने बोला जाता है कभी, तो आपको क्या करना है, सिंपली V RMS इंटू I RMS कर देना है। ओके, नाउ व्हाट, बट एक्चुअल पावर हम किसको कहते हैं, एक्चुअल पावर क्या किसको कहते हैं, ये पूरा टर्म क्या होगा बेटा, एपेरेंट पावर, और उसको मल्टीप्लाई किया आपने cos फाई के साथ। अगर आप में से किसी को याद हो तो इसको क्या कहा करते थे बेटा, पावर फैक्टर। क्या कहते थे, पावर फैक्टर। दैट मीन्स कि रियल पावर कैसे मिलेगा, एपेरेंट पावर को पावर फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, रियल पावर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, रियल पावर या ट्रू पावर। तो चलो भाई, रियल पावर या ट्रू पावर क्या हो जाएगा, रियल पावर और ट्रू पावर क्या हो जाएगा, रियल पावर, द प्रोडक्ट ऑफ apparent power and power factor is called real power, ठीक है। that is real power equal to हो जाएगा, ठीक है बच्चे, रियल पावर इक्वल टू हो जाएगा एपेरेंट पावर इनटू पावर
फैक्टर, पावर फैक्टर। ओके बच्चे, इस तरीके से हो गया। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको याद हो बच्चे, तो पावर फैक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया था? पावर फैक्टर को हमने डिफाइन किया था कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ फेज डिफरेंस, है ना, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना। सर्किट वोल्टेज और सर्किट करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उसका कॉस क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें पावर फैक्टर को, तो हम कर सकते हैं। यहां से देखो, cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर आपको क्या दे देगा? पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर का है ना बच्चे, पावर फैक्टर का एक और डेफिनेशन अपने को मिल गया। व्हाट इज पावर फैक्टर? इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू द एपरेंट पावर, रियल पावर टू द एपरेंट पावर, इनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझना चाहिए। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो छूट गया था। सॉरी। इसके अलावा एक और छोटा टॉपिक छूटा है हमसे, इसको बोलते हैं बेटा इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ओके, इम्पीडेंस ट्रायंगल। याद करो, हम लोग जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा, हम लोग जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या लिया करते थे? इधर लिया करते थे, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या लिया करते थे? इधर लिया करते थे, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किधर लिया करते थे? इधर लिया करते थे। अगर मान लो इंडक्टर बड़ा है तो इसको कैसे चेंज कर दिया करते थे? VL माइनस VC, है ना, और इधर हो जाता था क्या? VR। तो इनका रिजल्टेंट कैसा आता था बेटा? इस तरीके से आता था, ठीक है। V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर आता था बच्चे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके। अब अगर मैं चाहूं तो आपको पता है बेटा, ये मैं किसके लिए बनाया? ये किसके लिए बनाया? सीरीज RLC के लिए। सीरीज RLC के लिए ऐसा बना था। सीरीज RLC कैसा हुआ करता था? R, L और C सीरीज में होता था, और यह रहा सोर्स। तो बेटा एक ही करंट सोर्स से निकलेगा, वही इसमें और वही इसमें जाएगा, यानी सेम करंट तीनों में जाता है। तो बेटा V को मैं क्या लिख सकता हूं? I इंटू जेड, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूं? I इंटू आर। तो ये हो गया I स्क्वायर R स्क्वायर, ये हो गया बेटा I इंटू एक्सएल, तो I स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर, सॉरी एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूं। आ रही बात समझ में? तो यहां से I स्क्वायर से I कॉमन आ जाएगा बेटा, तो I Z इक्वल्स टू I स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर, I कैंसिल, तो Z इक्वल्स टू क्या है बेटा? R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा बच्चे। क्लियर? तो देखो सेम चीज आया मुझे, है ना, तो अपन क्या करते हैं, ये वाला जो है इसको हम क्या करते हैं? R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इधर वाले को क्या है ना, इधर यहां पर आप इसको अपन क्या करते हैं? R वेक्टर ले लेते हैं, और इधर क्या ले लेते हैं बेटा? एक्सएल, और इसके साथ क्या आ जाएगा? XC, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्सएल माइनस XC इधर आ जाएगा, एक्सएल माइनस XC इधर आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा? R। इनका जब रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये आएगा बेटा Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर। देखो ये और ये क्या है? सिमिलर है, सेम चीज अपने को मिला बेटा यहां से और यहां से, ठीक है। तो जैसा हम लोग
जैसा हम लोग फेजर के द्वारा है ना करंट को दिखाया करते थे, वोल्टेज को दिखाया करते थे, यहां पर इसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहां पर इनके रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो दैट मीन्स कि आपको क्या लेना पड़ेगा, आर को क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। एक्सएल से ये क्या करेगा, लैग करेगा, और एक्ससी से ये क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये हो गया बेटा आर। तो इसका रिजल्टेंट क्या आया हमारे पास, इसका रिजल्टेंट आया स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, जिसको हमने जेड बोला। तो ये हो गया बेटा जेड। अच्छा, एक्सएल माइनस एक्ससी है कौन, ये वाला है, तो ये भी क्या हुआ बेटा, एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, तो यहां देखो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो इस ट्रायंगल में इसको हमने क्या लिया, आर लिया, और इसको हमने क्या लिया, एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है बच्चे, और ये मेरा क्या हुआ, जेड। ये मेरा क्या दिया, जेड दिया। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इंपिडेंस ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, इंपिडेंस ट्रायंगल कहा जाता है। एक्सएल बड़ा है तो इस तरफ आएगा, एक्ससी बड़ा होता तो ये नीचे साइड आता। ठीक है, एक्सएल बड़ा है तो ऊपर साइड आया, एक्ससी बड़ा होता तो नीचे साइड आता। और ये मुझे क्या देता, फेज डिफरेंस। ये क्या देता, फेज डिफरेंस जैसा देता था। ठीक है बेटा, तो एक एसी सर्किट के जो तीनों कंपोनेंट है, एक एसी सर्किट के जो तीनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों कंपोनेंट को भी क्या कर सकते हैं अपन, है ना, फेजर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसका जो ये वाला डायगोनल है वो आपको क्या दे देता है बेटा, ये जो हाइपोटेनियस वाला लाइन है वो आपको उसका इंपिडेंस बता देता है। ठीक है, वो आपको क्या बता देता है, इंपिडेंस बता देता है, और इसको अपन कहते हैं इंपिडेंस ट्रायंगल। व्हाट दिस बेटा, इंपिडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो एक बार मैं फ्रेश में बनाता हूं इंपिडेंस ट्रायंगल को। बेस जो रहेगा बेटा आर होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये आपको क्या दे देगा, जेड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर, एक्स और जेड। ठीक है बेटा, आर, एक्स और जेड, और ये आपको क्या दे देगा बेटा, फेज एंगल। ठीक है, तो देखो यहां से मुझे अगर जेड निकालना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंपिडेंस ट्रायंगल, दिस इज इंपिडेंस ट्रायंगल। ओके बच्चे, ठीक है। आप बोलोगे कि सर आप वेक्टर के जैसा इस तरीके से क्यों नहीं ले रहे हो, है ना, ऐसा ले लेते, लेकिन क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में ये वेक्टर है नहीं, एक्चुअल में ये वेक्टर है नहीं, हम अपनी सुविधा के लिए इसको यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आर हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये मुझे क्या दे देगा, जेड दे देगा। दिस इज इंपिडेंस ट्रायंगल, तो देयरफॉर यहां से जेड मुझे क्या मिलेगा भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट में हाइपोटेनियस होता है, यानी जेड दे देगा आपको। तो यहां से आपको इंपिडेंस मिल गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। इंपिडेंस ट्रायंगल का दूसरा मजा क्या है भाई, इंपिडेंस ट्रायंगल का दूसरा मजा है कि आप इसका पावर फैक्टर या फेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो पावर फैक्टर निकालना है बेटा, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, ये फेज डिफरेंस है, इतना तो श्योर है ना, और पावर फैक्टर निकालना है तो कॉस फाई क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कौन है बेटा, आर है, और जेड है ना, क्या है, हाइपोटेनियस। तो आपको यहां से इंपिडेंस ट्रायंगल से पावर फैक्टर निकालने को मिलता है बच्चे। क्या निकालने को मिलता है, पावर फैक्टर। कॉस फाई इक्वल टू कितना हो गया, आर अपॉन जेड। ठीक है, कॉस फाई इक्वल टू क्या हो गया, आर अपॉन जेड। तो जब भी आप आर अपॉन जेड करोगे तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। गॉट दिस। ठीक है, इंपिडेंस ट्रायंगल से आपको दो चीजें मिलती है, इंपिडेंस मिलता है, ठीक है, और आपको पावर फैक्टर मिलता है। गॉट दिस बच्चों, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ और क्या छूटा भाई हमारा, और कुछ छूटा है इसके बाद, हाँ, चोक कॉइल छूटा है ना बच्चे।
चोक कॉइल। सी, चोक कॉइल क्या होता है? चोक कॉइल, अंडरस्टूड? अगर मान लो एक इंडक्टर ले लिया और एक बल्ब ले लिया, ठीक है, आ रही बात समझ में? एक इंडक्टर ले लिया और एक बल्ब ले लिया, और यहां पर हम क्या करें, एसी सप्लाई दे दिया हमने इसको। क्या दे दिया बेटा? एसी सप्लाई दे दिया। क्लियर है कहानी? तो आपको पता है बच्चे, है ना, आपको पता है यहां पर हमेशा एक क्या आता रहेगा, वोल्टेज। यहां पर अगर हमने V दिया है, ठीक है बच्चे, यहां पर अगर हमने V दिया है तो यहां पर क्या होगा बेटा, VL, और यहां पर क्या हो जाएगा, VR। आ रही कहानी समझ में? तो मैं जो इसको सप्लाई वोल्टेज दूंगा उसका कुछ ड्रॉप यहां हो जाएगा और कुछ ड्रॉप क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो बेटा ये क्या करेगा, इंपेडेंस ऑफर करेगा, श्योर बात है। तो बेटा यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, V/Z फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा, V/Z। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो कितना करंट फ्लो करता, तो फ्लो करता भाई V/R। ठीक है बेटा, कितना करंट फ्लो करता, V/R। अब हम क्या चाहते हैं कि इस सर्किट में करंट कम फ्लो करे। क्या, मान लो ये बल्ब ऐसा है ना, ये डिवाइस ऐसी है जिसमें मुझे कम करंट चाहिए। आ रही कहानी समझ में? इसमें हमको कम करंट चाहिए, तो सर्किट में करंट को क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम करने के लिए क्या करोगे, आप चाहोगे कि सर्किट में करंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो सर्किट में करंट कम कैसे करोगे, आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास है कि आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, एक ऑप्शन मिला। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे मतलब यहां पर हम इसके जगह पर एक रेजिस्टर ले लेते, ठीक है बेटा, इसके जगह पर अगर हम एक रेजिस्टर लगा लेते सपोज R' का, तो अब करंट कितना हो जाता बेटा, I=V/R+R'। बताओ करंट घट जाता कि नहीं घट जाता, ऑब्वियसली घट जाता। तो अगर करंट घट सकता है रेजिस्टर जोड़ने से तो मैं रेजिस्टर लगा लूंगा। लेकिन जब अपन रेजिस्टर यूज करते हैं तो आपने देखा कि जब हम रेजिस्टर यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहेगा। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस होता है ना, पावर लॉस होता है, क्योंकि पावर फैक्टर उसका क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा हमारा मकसद क्या है, हमारा मोटिव क्या है, करंट को लिमिट करना। ठीक है, लेकिन इस करंट को लिमिट करने के कारण मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मेरा एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस रूप में, हीट के रूप में। पावर का क्या होगा बेटा, लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। किस रूप में, हीट के रूप में। तो एनर्जी वेस्ट हो गया। अगर यही काम मेरा हो जाए बिना एनर्जी लॉस किए, समझ में आ रहा है बच्चे, अगर यही काम मेरा बिना एनर्जी लॉस किए हो जाए फिर तो मजे ही मजे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अपन इसको अचीव कर सकते हैं, कौन सा चीज, कि करंट भी लिमिट हो जाए और हमारा एनर्जी भी लॉस नहीं हो। ऐसा संभव है अगर हम क्या यूज करें बेटा, इंडक्टर कॉइल यूज करें। क्या यूज करें, इंडक्टर कॉइल यूज करें। कैसे, तो आप ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, अगर मैं यहां पर इंडक्टर कॉइल यूज करता हूं तो आपको पता है कि जो पहले करंट यहां पर I=V/R हुआ करता था वो अब I= क्या होगा बेटा, V/Z होगा। V/Z, जिसमें Z क्या होता है, R² + XL का स्क्वायर। याद करो, प्योर RL सर्किट में Z कितना होता था, √R² + XL²। तो इससे ये बढ़ गया कि नहीं बेटा, बढ़ गया। तो ऑब्वियसली ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो करंट कम हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरा देखो मकसद जो था, मेरा जो मोटो था करंट कम करने का, वो फुलफिल हो गया। एक बात। दूसरी बात हमने सीखा था कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में है ना, फेज डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का, है ना। इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का होता है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो पावर, एवरेज पावर 1 साइकिल में
PRMS, IRMS, cos फाई कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर एक फुल साइकिल में ये कोई पावर यूज ही नहीं करता, पावर कंज्यूम ही नहीं करता, तो पावर मेरा वेस्ट भी नहीं हुआ और मेरा जो मकसद था वो भी फुलफिल हो गया। ठीक है, तो ऐसा जो कॉइल होता है, ऐसा जो कॉइल होता है, आइडियली जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइडियली रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल रियलिटी में नहीं है। तो हाँ, रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जितना कम से कम पॉसिबल हो उतना, अगर कम हो तो क्या होगा बेटा, अगर लॉस होगा भी तो थोड़ा सा होगा, रेजिस्टर की तुलना में तो कम ही होगा। ठीक है बेटा, तो हम इस मोटिव को अचीव कर पाते हैं जिसमें हम अपने सर्किट के करंट को तो लिमिट कर लेते हैं, यानी कम कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, विदाउट एक्सपेंसिव, है ना, विदाउट स्पेंडिंग क्या चीज, एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को स्पेंड किए बगैर, है ना, एनर्जी को वेस्ट किए बगैर हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो अपन उसको कहते हैं बेटा चोक कॉइल। तो आइडियली चोक कॉइल का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, प्रैक्टिकली इसकी रेजिस्टेंस एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो इसको कहते हैं चोक कॉइल। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ चोक कॉइल, टू लिमिट द करंट इन द सर्किट। ठीक है, और क्यों इसको यूज किया, रजिस्टर क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि रजिस्टर के द्वारा भी करंट लिमिट कर सकते हैं, बट उसमें एनर्जी का लॉस होगा। बट इंडक्टर में चूंकि फुल साइकिल में पावर लॉस 0 होता है, एवरेज पावर क्या होता है 0 होता है, तो ये एनर्जी का लॉस नहीं कराता हमको और हमारा करंट को लिमिट कर देता है। क्लियर है, तो चोक कॉइल के बारे में मैं लिख सकता हूं, ए प्योर इंडक्टिव कॉइल। ठीक है, प्योर इंडक्टिव कॉइल आइडियली, ठीक है, और एन इंडक्टर कॉइल ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, used in an AC circuit to limit the current, is called choke coil. Understood? ओके बच्चे, तो दिस इज चोक कॉइल। तो आपसे पूछा जाएगा कि चोक कॉइल का क्यों यूज करते हैं, तो आप बोलोगे कि करंट को लिमिट करने के लिए या वोल्टेज को कम करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या करने के लिए, क्यों इसको यूज करते हैं, रजिस्टर क्यों नहीं यूज किए, तो क्योंकि इसका एवरेज पावर क्या होता है एक साइकिल में, एक एवरेज पावर जो होता है एक साइकिल में वो 0 होता है। क्लियर है, इस वजह से। तो ये हो गई बेटा बात चोक कॉइल की। आइडियली इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा अचीव करना संभव नहीं है, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस जितनी कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा। नाउ सी, एक और छोटा सा टॉपिक है, बोलते बेटा वॉटलेस करंट। क्या कहते हैं इसको, वॉटलेस करंट। सी, वॉटलेस करंट, ध्यान से देखें क्या बोल रहा हूं मैं, वॉटलेस करंट। देखो बेटा, वॉट मतलब क्या, पावर, वॉट मतलब क्या, पावर, पावर से लेस ऐसा करंट। ठीक है बच्चे, ऐसा करंट जिसके कारण पावर एक फुल साइकिल में 0 हो, ऐसा करंट जिसके फ्लो के कारण एक साइकिल में टोटल पावर मतलब एवरेज पावर 0 हो जाए, उसको कहते हैं बेटा वॉटलेस करंट। जैसे कि करंट थ्रू इंडक्टर, याद करो इंडक्टर, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जब करंट फ्लो होता था तो एवरेज पावर लॉस क्या था बेटा, 0 था। सिमिलरली कैपेसिटर में जो करंट था वहां पर भी फेज एंगल कितने का था, π/2 का था, पावर फैक्टर क्या हो गया था 0, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा 0, है ना। P = VRMS IRMS cos फाई, याद है आपको। ठीक है बेटा, तो ऐसे जो करंट होते हैं जिसके कारण पावर लॉस 0 होता है, फॉर एग्जाम्पल करंट थ्रू इंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल करंट थ्रू कैपेसिटर, जिसमें फेज डिफरेंस π/2 का था, तो वहां पर क्या हो जाता था, पावर एक साइकिल में कंज्यूम जो करता था वो 0 हो जाता था, तो पावर इसने कंज्यूम नहीं किया, पावर लेस है, यानी वॉट लेस
है इसको वॉटलेस करंट कहते हैं, या फिर इसको और एक नाम से जानते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं आइडल करंट। क्या कहते हैं? आइडल करंट। मतलब इसने कुछ किया ही नहीं, है ना, इस करंट के कारण कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। आ रही बात समझ में? इसके कारण कोई लॉस हुआ ही नहीं। आइडियल मतलब क्या होता है भाई? आइडियल मतलब निकम्मा, ठीक है, कुछ काम नहीं किया इसने, ऐसा वाला, ठीक है। तो वॉटलेस करंट या आइडल करंट इसको बोल सकते हैं। ओके बच्चे, तो सी दैट करंट ड्यू टू विच एवरेज पावर लॉस in one full cycle is zero is called whattless or idle current। ओके बच्चे, अच्छे से समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब देखो बच्चे, अगर मैं आरएल सर्किट या आरएलसी सर्किट किसी की भी बात करूं, जैसे कि मैं आरएलसी सर्किट की बात करूं, तो हमने जब फेजर डायग्राम बनाया था, है ना, जब हमने फेजर डायग्राम बनाया था तो याद करो हमें कुछ इस तरीके से मिला था, है ना। वी इधर आता था, सॉरी इधर वी आर होता था, है ना, वी आर, और इधर क्या आता था बेटा? आई आर आता था। इधर क्या आता था बेटा? वीएल माइनस वीसी आता था। और इसका जब हम रिजल्टेंट करते थे तो क्या आता था? यही मेरा नेट करंट भी हुआ करता था। यही क्या होता था बेटा? नेट करंट भी होता था। और ये क्या हो जाता था? नेट वोल्टेज। तो ये वाला जो एंगल आता था बेटा, इसको क्या कहा करते थे? ठीक है, इसको क्या कहा करते थे? फेज एंगल, है ना। ये क्या है बेटा? फेज एंगल है। और ये क्या है? नेट करंट है। अच्छा, हम जनरली क्या करते हैं बेटा? इसकी क्या कौन सी वैल्यू लेते हैं? आरएमएस। ये भी क्या है? आरएमएस। तो ये टोटल सर्किट का आरएमएस करंट है और ये उस सर्किट का टोटल वोल्टेज है। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको अगर अलग से सेपरेट में बनाऊं कि ये मेरा वी आरएमएस है और उसके साथ आई आरएमएस, है ना, कुछ एंगल बना रहा है, यानी फेज डिफरेंस है ना। किसी चीज को मैं बाहर बना रहा हूं तो दिख रहा है जैसा कि यहाँ वीआरएमएस और आईआरएमएस के बीच में फेज एंगल है, यहाँ भी वीआरएमएस और आईआरएमएस के बीच में फेज एंगल है। ठीक है बच्चे, अगर मैं इस चीज को देखूं, ओके, अब जैसा कि मैंने बोला हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है नहीं वेक्टर बट ट्रीट कर रहे हैं। तो इसको क्या करा जा सकता है बेटा? कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा बेटा इधर, क्या हो जाएगा? आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई आर एम एस कॉस फाइव। और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर आई आर एम एस साइन फाइव। ठीक है बेटा, आई आर एम एस साइन फाइव। तो बताओ, आई आर एम एस साइन फाइव, तो बेटा ये और ये, है ना, करंट का जो ये कंपोनेंट है और ये वोल्टेज, ठीक है, ये दोनों क्या है? सेम फेज में है। ठीक है, और ये क्या है बेटा? 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है। ये वाला कंपोनेंट क्या है? 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर। तो याद करो बेटा, जो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होता है वो क्या करता है? उसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है? 0। पावर क्या कंज्यूम करेगा? 0। तो ये वाला करंट का ये कंपोनेंट इसके साथ पावर कंज्यूम करेगा क्या? नहीं करेगा। पावर कौन सा कंपोनेंट कंज्यूम करेगा? ये वाला आईआरएमएस, क्योंकि वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाइव ये होता है पावर। याद आ रहा है? वीआरएमएस आईआरएमएस इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो आएगा एवरेज पावर। सो पी एवरेज इज वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाइव। तो देखो कौन सा करंट का हमने कौन सा कंपोनेंट यूज किया? यहां पर ये वाला यूज किया। इसने मुझे पावर दिया, इसने मुझे क्या किया? पावर दिया। बट ये वाला पावर नहीं देगा, यानी पावर इसकी वजह से कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। ये क्या है बच्चे? 90 डिग्री पर है, ये इसके कारण पावर कंज्यूम नहीं होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है करंट का, इसको कहते हैं बेटा वॉटलेस करंट या वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। अंडरस्टूड दिस? आई आर एम एस साइन फाइव को क्या कहा जाता है? वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। कभी अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? क्या निकालना है? आई आर एम एस साइन फाइव।
ठीक है बेटा, जिसमें साइन फाई क्या है बेटा, फेज डिफरेंस है। ठीक है, जिसमें फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो छूट गई थी, उसको हमने आज कवर कर लिया। ओके बच्चे, तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर डन है। आप मैक्स टू मैक्स सारे प्रॉब्लम्स, चैप्टर एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, तो डू दिस एज फास्ट एज यू कैन एंड आस्क द डाउट्स, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके बच्चों, टिल देन टाटा बाय बाय।